पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे। इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल बनाए गए टेस्ट टीम के कप्तान, ऋषभ पंत उप कप्तान। भारत में मानसून ने दी दस्तक। केरल में समय से पहले पहुंचा मानसून। केरल में शुरू हुई झमाझम बारिश। दिल्ली, नोएडा समेत कई बड़े शहरों में भी ऑरेंज अलर्ट। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। इसी पर देखिए हमारा खास शो, हमारा पैसा हमारा टैक्स। आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सरकार को रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड देने का फैसला। डिविडेंड के तौर पर सरकार के खाते में जाएंगे 2,69,000 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में राहुल गांधी ने पाकिस्तान हमले के पीड़ितों से की मुलाकात। स्कूली बच्चों से भी मुलाकात कर कहा, जल्द हालात होंगे सामान्य। जासूस ज्योति का बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने। एजेंसियां बांग्लादेश टूर की कर रही हैं जांच। ज्योति मल्होत्रा ने ढाका यूनिवर्सिटी के बनाए थे वीडियोज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर कट्टरपंथियों का कहर। जसोर इलाके में हिंदुओं के घरों में लूटपाट और आगजनी। हिंदुओं के घरों में भी की तोड़फोड़। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। FY 24-25 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई 2025 है। यानी कि इस डेट से पहले आपको आपका ITR भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ITR भरना काफी झंझट भरा काम इसको मानते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती। आपके इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए आज हम अपना ये खास शो लेकर आए हैं, हमारा पैसा हमारा टैक्स। इस शो में मिलेंगे आपको आपके सारे ही सवालों के जवाब। और आपके लिए एक और अच्छी बात यह है कि आप हमारे इस शो में शो के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस शो पर आपके सभी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं रुचिका भगत, टैक्स एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और दर्शकों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ये शो क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए लेकर आए हैं जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है कि वो अपने टैक्स को कैसे भरे, तो हो सकता है कि इस शो के दौरान मैं भी जो आपसे सवाल पूछूं वो बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चंस हों जो हर किसी के मन में होते हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजों से भरे इस पूरे टैक्सेशन के प्रोसेस में थोड़ी आसान भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बड़े सारे लोगों को ये समझ में आएगा। तो सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ITR दाखिल करने का कोई ऐसा मंत्र है जो बहुत आसान हो और बड़े आराम से ITR लोग दाखिल कर लें? देखिए समता, एक ही मंत्र है कि नंबर 1, आपको ITR के लिए लास्ट डेट की इंतजार नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि अंतिम तिथि की इंतजार करते हैं और उसको फिर जल्दबाजी में बड़े कैजुअल अप्रोच से आपको उसको भरते हैं। और मैं कहूँगा कि ITR भरना जो सॉफ्टवेयर सरकार ने दिया है, जो टूल सरकार ने दिए हैं और जो आपको कैलकुलेटर दे रखे हैं, वो बहुत मुश्किल नहीं रहा है। आप खुद भी भर सकते हैं, बशर्ते आप कुछ बातों का ध्यान रखें। नंबर 1 तो ये मान के चलिए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपकी एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। ये ऐसा नहीं है कि आप भरेंगे तो ठीक है, नहीं भरेंगे तो नहीं ठीक है। अगर आप नहीं भरेंगे तो जो आपको पेनल्टी के प्रोविजन है वो आपको लग सकते हैं। नंबर 1 बात तो ये।
नंबर 2 बात, आजकल सरकार ने आपको AIS और TIS के माध्यम से आपको फैसिलिटी दे रखी है कि अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाइए और देखिए कि क्या क्या इनकम आपकी आई है, क्या क्या आपके टैक्स कटे हैं, और उस हिसाब से आप उसको फिर मैच करके अपनी रिटर्न को भरिए और उसकी थोड़ी तैयारी कीजिए कि मेरी कहाँ से इनकम है, मुझे बैंक से कितना इंटरेस्ट आया है, मुझे और कोई डिविडेंड तो नहीं आया है। लोग करते क्या है सिमता, और विशेषकर हमने देखा है सैलरीड एम्प्लॉय के केस में, वो क्या करते हैं कि जो फॉर्म 16 उनको मिलता है उसे लगता है कि जो फॉर्म 16 में मेरी इनकम है वही मेरी इनकम है, इसके अलावा और कोई इनकम को ना रिपोर्ट करते हैं ना देखते हैं। मान लीजिए उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है या कोई शेयर्स बेचे, आजकल बहुत सारे लोग स्टॉक्स और शेयर्स में काम कर रहे हैं, या बैंक का इंटरेस्ट, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपको इंटरेस्ट आता है सेविंग अकाउंट पर और आपको पता होगा वो टैक्सेबल होता है, उस पर TDS नहीं कटता है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर, FDR पे सरकार आपको TDS काट लेती है। तो सेविंग अकाउंट का ब्याज भी आजकल AIS पे रिपोर्ट होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी इनकम को खुद काउंट करना है, एक बार फॉर्म 16 से मैच कीजिए और साथ में जो इनकम आपने अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट नहीं की है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, और फिर देखिए मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी तो नहीं बच रही है, मुझे कोई टैक्स तो नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो टैक्स इवेजन के मेथड अपना लेते हैं गलती से, आपको पता होगा बहुत जांच चल रही है, लोगों ने फर्जी ट्रस्ट को दान दिया, और विशेषकर वेतनभोगी कर्मचारी मैं कह रहा हूं, या HRA की गलत छूट क्लेम करते हैं। देखिए आप टैक्स, अच्छा, मैं इस बात को नोटिस करती हूँ सुनील जी कि आप हमारे हर शो पर ये बात जरूर कहते हैं कि गलत तरीके से टैक्स बचाने के जो आपने तरीके अपना रखे हैं उससे बचने की जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, रुपेंद्र पंजाब से, उनका सवाल ले लेते हैं। रुपेंद्र, बताएं जरा क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि वैसे पता नहीं आपसे रिलेटेड है कि नहीं, मैं ना जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग का काम करता हूँ, जो भी मेरे को सेविंग रहता है, जैसे 40,000 50,000 मैं अपने अकाउंट में जैसे डाल रहा हूँ, बार बार अप डाउन कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है या क्या? ओके, अभी सुनील जी थोड़ी देर पहले वही बात कह रहे थे कि बाकी इनकम्स, सुनील जी आप यही बात बता रहे थे कि बाकी इनकम्स भी होते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इनके सवाल का जवाब मुझे लगता है आप दे सकते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग पर बिल्कुल टैक्स लगता है, पहली बात तो ये मान लीजिए। और दूसरी बड़े मजे की बात क्या है कि जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग पे इनकम कमाते हैं वो आपकी कैपिटल गेन में नहीं आती है, वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। मैंने देखा बहुत सारे कर्मचारी, सैलरीड एम्प्लॉय भी ये काम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो गलती से उसको कैपिटल गेन मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में काम किया है तो उसकी PGBP से इनकम मानी जाती है। और ध्यान रखिए, अगर 10 करोड़ रुपए ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गई है किसी की तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और आपका ITR फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे तो इतना बड़ा मुसीबत का कारण भी नहीं है ये। अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरीके का सवाल उठाया। रुपेंद्र जी, मुझे लगता है आपको जवाब अपना मिल गया होगा। रुचिका, आपके पास आती हूं मैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हम ITR फाइल करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ITR फाइल करते हुए सबसे पहली चीज है कि आपका फॉर्म कौन सा है। तो आपको फॉर्म देखना है, आपका फॉर्म कौन सा है। ITR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सैलरी क्लास है, 50 लाख से कम की सैलरी है, आपके कैपिटल गेन सिर्फ 1,25,000 रुपए तक के हैं, तो आप फॉर्म 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख से ज्यादा की है, सॉरी आपके पास 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, या फिर आपकी जो इनकम है, सैलरी इनकम है, वो 50 लाख से ज्यादा की है, उसके अंदर आप ITR 2 पे जाएंगे। कैपिटल गेन्स हैं, अगेन आप ITR 2 पे जाएंगे। तो जैसे ही आपकी 1,25,000 से ऊपर का कैपिटल गेन हो गया तो आपका ITR 2 आ जाएगा। फिर आपको देखना है आपकी बिजनेस इनकम है या नहीं है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 पे जाएंगे, और अगर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है तो उस केस में आप ITR 4 पे जाएंगे। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आपका फॉर्म कौन सा है, आपको उसको देखना है। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो रिकंसिलेशन देखनी है कि जो भी आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं अपने फॉर्म में ITR में, वो आपकी AIS और 26AS से टैली करनी चाहिए। वो सबसे जरूरी है। अगर वो नहीं करती है तो आपको नोटिस आता ही है कि ये वेरिएशंस हैं, जिसका फिर आपको जवाब देना पड़ता है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। TDS का क्लेम पूरा लिया हो आपने, आपको ये चेक करना है। वो आपको ये सारी चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं आपको ये चेक करनी जरूरी है, क्योंकि कोई एक छोटी भूल भी आपको एक इनकम टैक्स का नोटिस ला के दे सकती है।
बिल्कुल। और इस खास करके फॉर्म की बात जो आप कह रही हैं, ये तो बहुत ही जरूरी होता है आपको चेक करना, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट जो है वो लगभग 7 फॉर्म जो है वो नोटिफाई करते हैं, लेकिन उसमें आप कौन सा भरेंगे ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनील इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं सुनील देवता बोल रहा हूँ उड़ीसा से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैं जी बिजनेस का बहुत बड़ा फैन हूँ और आज लग गया कॉल। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा एनुअल इनकम है 4-4.5 लाख रुपया। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो आईटीआर भर रहा हूँ, तो इसके कारण मेरा एक्चुअली राशन कार्ड भी नहीं बन पाया और मेरे वाइफ का सुभद्रा योजना हमारे यहाँ उड़ीसा में लागू है, वो भी लागू नहीं हो पाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मैं भरूं आईटीआर या नहीं भरूं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। रुचिका, आप इसका जवाब देंगी? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, लोगों को लगता है कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो मुझे आईटीआर भरने की जरूरत ही नहीं है। मेरी 7 लाख से कम की इनकम है, मुझे आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो ये चेक कीजिए अगर आपका टीडीएस कटा है तो, क्योंकि अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो आपका जो भी टीडीएस कटा है उसका आप क्लेम नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको आईटीआर भरना जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आपके लॉसेज हैं पुराने, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लॉसेस को अगले साल की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो सिर्फ आपको ये देखना कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है इनकम और मुझे आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। आप स्लैब रेट में कवर हो रहे हैं, आपकी 3 लाख से ऊपर की स्लैब रेट आ रही है आपको, तो आईटीआर एप्लीकेबल है। इनफैक्ट टैक्स आपको लायबल है आपको पे करना। तो आपको ये चीजें भी जरूरी है देखना साथ साथ। बिल्कुल। और साथ में ये भी देखना जरूरी है कि सुभद्रा योजना जो आप बता रहे हैं कि उड़ीसा में है, उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है, एक बार इसको चेक करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे साथ अर्पित गुजरात से जुड़ गए हैं कॉलर, उनका सवाल सुन लेते हैं। अर्पित, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि अगर जो ये लॉस बुक होता है, जैसे कि सीएसटी गलत जो ले बेच करते हैं उसमें, तो उसको हम आगे कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको किसमें दिखाना चाहिए, सैलरी इनकम प्लस अगर ये लॉस रहता है तो? ओके सुनील जी, इनका जवाब आप प्लीज दीजिए। देखिए, अगर आपका लॉस है, जैसे अभी रुचिका ने बताया कि पहली बात तो लॉस के केस में आपको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है और ड्यू डेट पर फाइल करना जरूरी है। अगर आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जनरली अमूमन जो लॉस है 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको सेटअप भी कर सकते हैं अपनी इनकम से। सरकार कहती है कि अगर आपको इस साल में लॉस हो गया, अगले साल में इनकम है तो आप सेट ऑफ कर लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस लॉस सेट ऑफ होगा, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते वक्त और सेट ऑफ करते वक्त आपको कानून की बारीकी का ध्यान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा अर्पित। और अब एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त नवीन जुड़ चुके हैं राजस्थान से। नवीन, बताएं जरा क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं नवीन पांडे बात कर रहा हूँ, भिवाड़ी अलवर राजस्थान से। मेरी मैम क्वेरी ये थी। हेलो नवीन जी, क्या आप अपने यहाँ टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेंगे? जी, मेरी क्वेरी ये है मैम कि मैं जैसे एमसीडी से इनकम जो होती है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, उसमें जो है हमने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। जी टीवी का वॉल्यूम कम कर। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से जो इनकम होती है उसको हम किस इनकम में दिखा सकते हैं? मतलब आईटीआर फाइल करते समय, जैसे कुछ हमारी एफडी से भी है और कुछ म्यूचुअल फंड एसआईपी हमने कर रखी है, कुछ एमसीडी हमने कर रखी है। तो एमसीडी से होने वाली इनकम को किसमें अकाउंट करना है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बाकियों के भी ये काम आएगा। रुचिका जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, डिबेंचर से जो इनकम होती है वो 2 तरह की इनकम है। एक जो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। दूसरा, जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल होता है, तो आप उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैपिटल गेन्स के हेड में आएगी। अब जरूरी यहाँ पे ये चेक करना है कि आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड, जितना देर आपने उसको होल्ड किया, उसके बेसिस पे आप उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज करेंगे। और इस साल तो वैसे भी आईटीआर फॉर्म में जो है, अगर आप देखेंगे तो स्पेशली उन्होंने आपका 23 जुलाई से लेके 31 मार्च तक अलग कैटेगरी है और 1 अप्रैल से लेके 23 जुलाई तक की अलग कैटेगरी है, क्योंकि हमारे टैक्स रेट चेंज हुए थे कैपिटल गेन्स के इस दौरान।
तो आपको ये चेक करना है कि आपके वो कैपिटल गेन्स कब हुए हैं, जुलाई से पहले, 23 जुलाई से पहले या 23 जुलाई के बाद। उसके अकॉर्डिंगली आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। जी, तो मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। और एक सवाल अब मेरी तरफ से सुनील जी आपसे कि आप मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने शो की शुरुआत में ही बताया कि सबसे जो आसान चीज है ITR दाखिल करते समय वो ये है कि समय रहते इसको कर लीजिए, ताकि पैनिक आप नहीं होंगे, बड़े आराम से इसको भर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए फिर भी कई लोग, और खास करके हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बड़ा आखिर तक सोचते हैं कल भर लेंगे, करते करते 31 जुलाई आ जाता है और 1-2 दिन पहले लगता है, और फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं हम और उसको भर नहीं पाते। तो जब हम उसको क्रॉस कर जाते हैं उस लास्ट डेट को, तो फिर क्या क्या नुकसान हमें झेलना पड़ता है? देखिए, 3 नुकसान होते हैं। पहली बात तो मान लीजिए कि 31 जुलाई 2025 आपकी ड्यू डेट है रिटर्न भरने की। आप जब तक भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 31 जुलाई को मिस कर दिया तो सरकार आपको 5 महीने का टाइम देती है, जिसको हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। 31 दिसंबर 2025 तक आप बिलेटेड रिटर्न भर पाएंगे, लेकिन उसमें साथ में आपको कोई ना कोई नुकसान तो सरकार देती है। नंबर 1, जितना आपका टैक्स पेएबल होगा उस पर 1% पर मंथ का ब्याज, 12% पर एनम का ब्याज आपको सरकार को देना पड़ेगा। एक नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान, 5,000 रुपये की लेट फीस जिसे आप कहते हैं वो आपको चार्ज कर ली जाती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये, उससे कम है तो 1,000 रुपये। और सबसे बड़ा नुकसान जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको कोई लॉसेज है अदर देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज, तो लॉसेज को आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम रिटर्न्स को टाइम पर भरें। और आजकल आपको पता होगा स्मिता कि बहुत सारे लोग, अमूमन हर आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। स्टॉक मार्केट में बड़ी फ्लक्चुएशन हुई हैं, तो कैपिटल लॉसेज भी हैं लोगों को, जो आगे जाके एडजस्ट होंगे और बराबर बेनिफिट मिलेगा आपको उसका। बिल्कुल, ध्यान रखिएगा और लॉसेज इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुनील जी, आपको मैं बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि एक के बाद एक कॉलर्स के फोन हमारे पास आए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये पहले ही बोला था कि हमने ओपन रखा है इस शो को, जहां आप कॉल कर सकते हैं। उमेश चंद्रा इस वक्त हमारे साथ है रायपुर से। उमेश जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी उमेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? स्टॉक मार्केट में हमको कितनी छूट मिल सकती है? यदि लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह लगता है तो कहाँ तक छूट मिल सकती है? ओके, STCG से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। रुचिका जी, आप जवाब दें इसका। हेलो जी, मुझे लगता है रुचिका जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभी थोड़े दिन पहले सुनील जी आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, STCG से जुड़ा हुआ इनका सवाल, मुझे लगता है आप इसका जवाब दीजिए। इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है स्मिता। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से छूट है, अगर म्यूचुअल फंड से या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड सिक्योरिटी पर है, तो 87A का रिबेट आपको मिलना चाहिए। अभी मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। लेकिन जो यूटिलिटी है, मुझे लगता है सवाल शायद उन्हीं का इसी कारण से होगा, लेकिन जो यूटिलिटी है इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसने वो रिबेट देने से मना कर दिया था 25,000 रुपये की, और बहुत सारे लोगों को डिमांड आ गए थे। तो एक बात मान लीजिए कि आपको जो 7 लाख वाला स्लैब है, यानी 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 87A की रिबेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अवेलेबल होती है। और लॉन्ग टर्म का तो आपको पता ही होगा कि 1.25 लाख तक की छूट है आपको 1,25,000 रुपये की लिस्टेड इक्विटी शेयर पे। तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे यूटिलिटी आपको नहीं दे रही है, पर आप रेक्टिफिकेशन लगाएंगे तो आपको रिबेट मिल जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा उमेश जी। और धर्मराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। धर्मराज जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मैं धर्मराज बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरा सवाल ये है कि अगर हम फ्यूचर में या ऑप्शंस में अगर हम ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में तो मार्जिन ठीक है, बट फ्यूचर्स में क्या होता है कि हम मार्जिन के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर हम कोई अपना इनकम या जो अपना एक्सपेंसेस में देखते हैं तो टर्नओवर में क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्यूचर की जो प्रॉफिट या लॉस, किस तरीके से फ्यूचर्स के प्रॉफिट या लॉस को, या जो परचेज करते हैं फ्यूचर्स के उसको, तो ट्रेडिंग तो फ्यूचर्स की मार्जिन के ऊपर होती है, बट उसका टर्नओवर और उसका टैक्स भरने का तरीका ये क्या होता है? मतलब टर्नओवर के ऊपर हम अपना टैक्स फाइलिंग करेंगे और जो इनकम होता है या प्रॉफिट या लॉस होता है उसके ऊपर क्या हम टैक्स भरेंगे? ओके। अब रुचिका जी, मुझे लगता है एफएनओ को लेकर इनका जो सवाल है वो बड़ा ही, मुझे लगता है और भी लोगों के मन में इस तरीके के सवाल आते होंगे कि टैक्सेशन का तरीका इसका क्या होना चाहिए मार्जिन के ऊपर। रुचिका जी,
अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, अगर आपने ये सुना होगा धर्मराज जी का सवाल, तो एफएनओ को लेकर इनका ये सवाल है और खास करके मार्जिन को लेकर जो इनकी चिंता है उस पर टैक्सेशन का वो पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं। मुझे लगता है रुचिका जी तक आवाज नहीं जा रही है। खैर, मुझे लगता है सुनील जी ने जरूर इस सवाल को सुना होगा। सुनील जी, आप ही जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो पहला 2-3 थंब रूल हैं, वो मान लीजिए। नंबर 1 बात, फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो भी इनकम होती है उस पर पीजीबीपी पे टैक्स लगता है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। एक बात तो ये। नंबर 2 बात, जो आपने टर्नओवर की बात कही है, उसमें होता क्या है कि जितने भी आपके माइनस और प्लस है उन दोनों को जोड़ लिया जाता है। मान लीजिए आपको एक फ्यूचर में आपको 2 लाख रुपए का फायदा हुआ और दूसरे में आपको 1.5 लाख का नुकसान हुआ, तो वैसे तो आपको नेट जो इनकम हुई 50,000 रुपए की हुई, लेकिन आपको टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए वो 3.5 लाख माना जाएगा। यानी फ्यूचर में जितने प्लस है और जितने माइनस है उसको टर्नओवर का पार्ट बनाया जाता है। और जैसे मैंने बताया था, वो क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपकी प्लस और माइनस 10 करोड़ से ज्यादा हो गए तो आपको बाकायदा टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी और आपको उसी हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जैसे रुचिका ने बताया था कि फॉर्म चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका आईटीआर फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, वो आईटीआर आपका 3 हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीजीबीपी से इनकम है, माइनस और प्लस दोनों को कैलकुलेट करके टर्नओवर निकालनी है, और जो नेट इनकम है उस पर पीजीबीपी का टैक्स देना है आपको। बिल्कुल, तो हर चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉर्म से लेकर किस इनकम को आपको सेलेक्ट करना है उस तक का। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, केशव उड़ीसा से। केशव जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। यही जो सुनील सर ने अभी बोले उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर मैम, एफएनओ से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी करते हैं, मान लीजिए उसी पे हमारा जितना इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें इनकम, जैसे सर बोले कि 50% का हमारा नेट इनकम हुआ, किसी में 2 लाख का और 1.5 लाख का नुकसान हो गया, यानी कि कुल मिला के हमारा 50,000 का अगर इनकम हुआ, तो हम जब तक विड्रॉ नहीं करते हैं तो हमको अकाउंट में जब नहीं डालते हैं तो हमारा इनकम तो जनरेट नहीं होगा ना उतना। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आईटीआर कैसे भरें, किस हिसाब से भरें। ओके सुनील जी, इनके सवाल का भी जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मैंने आपको बताया, बड़ा अच्छा सवाल है। इनका कहने का मतलब है कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ब्रोकर के अकाउंट में, मेरे को प्रॉफिट लॉस तो हो गया लेकिन मैं विड्रॉ नहीं किया। देखिए, आपको इनकम टैक्स एक्ट विड्रॉ करने पर नहीं लगता है। जैसे ही आपको इनकम हो गई आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको लॉस हो गया आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, शेयर मार्केट में 3 तरह की इनकम होती है। जैसे मैंने बताया था, एक होती है इंट्राडे इनकम कहते हैं स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेटिव इनकम और स्पेकुलेटिव लॉस का अलग अकाउंटिंग होती है, वो बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती है, वो स्पेकुलेशन से मानी जाती है। अगर इंट्राडे कर रहे हैं यानी सुबह शाम में कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम, और अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल गेन से इनकम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्पेकुलेटिव लॉस को केवल 4 साल तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पीजीबीपी को 8 साल के लिए कर सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है केशव जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ कन्हैया जुड़ चुके हैं बीकानेर से। कन्हैया जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है मैडम कि अगर शॉर्ट टर्म के अंदर अपन को 50,000 का ही गेन होता है और स्टॉक बाई सेल करने पे, तो उस पर क्या टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब रुचिका जी, इनका सवाल है कि एसटीसीजी पे अगर इनको किसी तरीके की इनकम होती है तो क्या उस पर इनको टैक्स लगेगा। जी बिल्कुल, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड होता है और आपके इसके जो स्लैब रेट है इंडिविजुअल का वो उसके ऊपर अप्लाई करता है। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो किससे हो रहा है आपको, वो क्या लिस्टेड शेयर से हो रहा है या फिर वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो रहा है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से है तो आपकी इनकम में ऐड होगा, अगर वो लिस्टेड शेयर से है तो आपको टैक्स 20% का उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो आपको पहले एक चीज साथ साथ ये भी देखनी है, क्योंकि आपका पिछले साल का है, तो ये जो आपने ट्रेडिंग की हुई है, अगर आपने शेयर्स में की है या फिर आपने अगर प्रॉपर्टी बेची है, वो जुलाई से पहले है या जुलाई के बाद है, ये दोनों चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा इसके अंदर। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते समय भी आपको टैक्सेशन का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा और वो टैक्सेबल तो होगा वो इनकम। हमारे पास एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हरेंद्र दिल्ली से, उनका सवाल भी ले लेते हैं जल्दी से। हरेंद्र, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना एक प्रॉपर्टी बेची थी 25 लाख की, ओके, और 37 में मैंने इसको बेच दिया, तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा कैपिटल गेन के लिए। 25 लाख की प्रॉपर्टी आपने बेची थी।
हाँ जी। ओके और 37 की नहीं ले ली मैंने मैडम। ओके, तो आपको कौन सा टैक्स स्लैब में आप आओगे ये जानना चाहते हैं आप? हाँ, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके, ITR 1 या 2? ओके, तो रुचिका जी एक बार फिर आप ही बताइए, क्योंकि आपने फॉर्म की बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि 25 लाख की प्रॉपर्टी इन्होंने बेची और उसके बाद 37 लाख की एक नई प्रॉपर्टी इन्होंने खरीद ली। तो इस बार जब ये अपना टैक्स फाइल करेंगे तो उसके लिए कौन सा फॉर्म इनके लिए अप्लाई होगा? जी बिल्कुल, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म, पहले आप ये ध्यान रखिएगा। और अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का ध्यान रखिएगा कि आपको इंडेक्सेशन इसके अंदर मिले। दूसरी चीज, आपने जब फॉर्म की बात की है तो इसके अंदर ITR 2 जाएगा आपका, बट साथ में डिपेंड करता है आपकी दूसरी इनकम कौन सी है। बट बीइंग इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका ITR 2 ही जाएगा इसके अंदर। जी हाँ, तो आपके लिए ITR 2 फॉर्म है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इस कंडीशन के लिए। और भूपेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हरियाणा से। भूपेंद्र बताएं क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा से। जी मैम, ऐसा है कि मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक पूछना चाहता हूँ टैक्स ट्रीटमेंट के लिए। कि मैंने लगभग 4 साल पहले गोल्ड म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, तो जो मैंने अभी रिसेंट पास में 15 दिन पहले उसको सेल कर दिया, और उससे मुझे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या बनेगा, और उसको बचाने का अगर कोई तरीका है तो वो भी बताइए प्लीज। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका सुनील जी, आप इसका जवाब मेरे ख्याल से देंगे। देखिए, पहली बात तो मान लीजिए गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आपने जो इन्वेस्ट किया है तो जो 1.25 लाख की जो छूट मिलती है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ही मिलती है, तो आपको 1.25 लाख की छूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी नहीं मिलेगी। एक बात तो ये मान लीजिए। दूसरी बात, अगर आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप 54F में जाके छूट क्लेम कर सकते हैं अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है या कोई रेजिडेंशियल हाउस में करना है तो। अदरवाइज आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। जी, तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। महेश, बताएं जरा क्या सवाल है आपका महेश जी? नमस्ते मैम, ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ और उसके अलावा फ्यूचर ऑप्शंस में भी करता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे साल भर मुझे हो गया है फ्यूचर ऑप्शंस करते, तो इससे मुझे अपने जो विभाग से हम डिपार्टमेंट से जो एक ITR जो विभाग वाले लेते हैं फॉर्म 16 वगैरह, उसके अलावा हमें क्या अलग से CA वगैरह करके हमारे टोटल टर्नओवर पे हमको अलग से दिखाना पड़ेगा कुछ, कि हमको हम अपने डिपार्टमेंट से ही उसको मतलब वो कर सके, लॉस और प्रॉफिट को हम कैसे सेट ऑफ करें, ये बस इसके लिए जानकारी चाहिए। ओके रुचिका जी, मुझे लगता है आपने इनका सवाल सुना होगा, आप इनका जवाब दें। देखिए, आपके जो सैलरी इनकम है वो तो आप दिखाते ही हैं, मगर जब आप कह रहे हैं आप FNOs में डील कर रहे हैं, अगर आप FNOs में डील कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस इनकम है, तो इसके लिए आपको अपना फॉर्म 4 देखना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, आप जब कह रहे हैं कि FNO है, तो जैसे मैंने कहा कि FNO बिजनेस इनकम है, तो एक बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पे। आपने अगर कोई खर्चा भी किया है इस इनकम को अर्न करने के लिए, तो वो आप उस एक्सपेंसेस को भी लेस कर सकते हैं जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं, और नेट इनकम पे टैक्स पे कर सकते हैं इसके अंदर। जी, तो मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा महेश जी। और कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि काफी सारे FNOs फैन के फोन इस वक्त हमें आ रहे हैं। एक और कॉलर का इस वक्त हमारे साथ हमारे पास फोन आया है। संजय जी इस वक्त हमारे साथ हैं कोलकाता से। संजय जी बताएं क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मैं एक्चुअली फ्लैट लेने वाला हूँ, तो मैं अगर जो मैं फ्लैट ले रहा हूँ तो लेट्स से वो 2 करोड़ का है और मेरा ऑलरेडी एक घर है, तो मैं वो उसको सेकंड हाउस को मैं कब तक बेच सकता हूँ ताकि मैं अंडर कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग में मैं ले पाऊँ? तो ये मेरा सवाल है। तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और क्या टाइम लिमिट है? बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस 4 साल में मुझे हैंड ओवर मिलेगा फ्रॉम द बिल्डर। ओके, अब सुनील जी, इस बार 2 घरों को लेकर भी टैक्सेशन में बदलाव किया गया है और मुझे लगता है उसका बेनिफिट इनको मिलेगा, या जिस तरीके से ये सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए। देखिए, जहाँ तक मैं समझाऊं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक घर बेचा और दूसरा घर ले लिया है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, जो कि 4 साल में आपको पोजेशन मिलेगा या कंप्लीशन मिलेगा। ठीक है, अगर यही सवाल है तो ये मान लीजिए कि आपको 3 साल में घर का कंप्लीशन लेना होता है। यानी अगर आपने 54 में छूट क्लेम की है या 54F में क्लेम की है, आपने एक घर बेचा, आप एक के बदले आप 2 घर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सरकार ने ये कह दिया था कि आप 1 के बदले 2 ले लीजिए, लेकिन एक कंडीशन लगा दी थी कि 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन होना चाहिए, और वो एक बार आप लाइफ टाइम एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, अदरवाइज 1 के बदले आपको 1 ही लेना होता है। ठीक है, आप 2 ले सकते हैं, लेकिन जो दूसरा जो नया मकान ले रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन या तो बना बनाया खरीद लीजिए 2 साल में, या कंस्ट्रक्शन 3 साल में पूरा हो जाना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन 3 साल में पूरा नहीं हुआ तो आपको 54 की जो छूट आपने क्लेम की है वो आपको वापस करनी होती है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। आपका अगर इस तरीके का कोई कंडीशन है तो 54 के तहत लिया गया क्लेम आपको वापस करना पड़ सकता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए इस शो में, लेकिन इस वक्त टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी से ब्रेक पर जाते हैं और लौट कर आते हैं और फिर लेते हैं कुछ कॉलर्स के सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा पैसा हमारा टैक्स, जहां हम दे रहे हैं आपके सारे सवालों का जवाब, और आपको बताया ये जा रहा है कि आईटीआर दाखिल करना क्यों जरूरी है और किस तरीके से आप बड़े आसानी से अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हमारे साथ शो में सुनील गर्ग और रुचिका भगत इस वक्त हैं, जो कि दे रहे हैं आपके सभी सवालों का जवाब। हमारे साथ एक कॉलर पवन पंडित जुड़ चुके हैं हरियाणा से, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। पवन, बताएं जरा क्या सवाल है आपका। नमस्कार साहब जी, बिजनेस टीवी को नमस्कार हमारा। जी पवन, हेलो जी पवन, हमें ये जानना है जी, जैसे कोई घर की महिला है और उसकी आमदनी है ही नहीं, जैसे 2.5 लाख से भी कम है, अगर उनको अगर हम उनके अकाउंट से कोई थोड़ा मान लो ये शेयर वगैरह खरीदते हैं या कुछ कैपिटल गेन अगर बनता है तो साहब उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्योंकि उसकी कोई इनकम तो है नहीं। जी रुचिका जी, मुझे लगता है आपको इनके सवाल का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल स्मृति, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? का कहने का ये मतलब है कि इनकी घर की जो महिला है जिसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन अगर उसके बिहाफ पर वो किसी तरीके की ट्रेडिंग करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी? देखिए, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो जेंडर बायस नहीं है, तो आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, आप अगर 3 लाख रुपए से ऊपर आपकी इनकम है या फिर ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है, तो आपको टैक्स पे करना ही है। तो अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर की है तो उनको टैक्स पे करना है। जी हाँ, तो ये तो बहुत वैसी बात हो गई कि आप ये चाहते हैं कि आप इनकम भी कर ले और आप टैक्स भी ना भरे, फिर आपको तो सरकार छोड़ने वाली नहीं है, उसे टैक्स तो चाहिए अगर आपकी कहीं से भी इनकम होती हो। और जैसा कि रुचिका जी ने बताया कि जेंडर बायस तो बिल्कुल नहीं है टैक्स का ये पूरा प्रोसेस। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रविंद्र हरियाणा से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। ये भी हरियाणा से ही है। रविंद्र, बताएं क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार, मैं पूछना चाह रहा था कि जो म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, क्या हम उसको जो प्रॉपर्टी में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है
तो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, और उसमें वो जो 1.25 लाख की डिडक्शन जो स्टैंडर्ड मिलती है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं? ओके सुनील जी, क्या जवाब होगा इनका? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए दोनों सेक्शन अलग अलग हैं। आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड में और 1 साल आपको होल्ड करना ही है उसको, तो 1.25 लाख रुपये की छूट जो आपको मिलती है वो अलग सेक्शन में मिलती है, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल गेन है और आपको उसको रीइन्वेस्ट करके 54F पे छूट क्लेम करना चाह सकते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। और अगर आपका लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो तीनों बेनिफिट सरकार ने आपको दिए। बिल्कुल, बस जरूरत यह है कि आपको इस बेनिफिट से अवेयर होने की और इसका पूरा फायदा उठाने की। हमारे पास एक और कॉलर सोमूदीप जुड़ चुके हैं इस वक्त, उनका सवाल क्या है ये भी जान लेते हैं। सोमूदीप जी बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि हम लोगों का यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग हैं जिन लोगों को टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन करता बहुत कम परसेंटेज है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों कोई इंडिविजुअल को टैक्स पे करना चाहिए, उसका बेनिफिट? बहुत अच्छी बात है, आपने काफी जेनेरिक सवाल पूछा। मुझे लगता है कि काफी अवेयरनेस इससे होना चाहिए इस बात से। रुचिका जी आप बताएं इन सवाल का जवाब। इन्होंने पूछा है कि क्यों करना चाहिए और इससे क्या फायदा होगा। देखिए, जैसे हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं तो हम शायद एनुअल मेंटेनेंस के हर महीने कुछ पैसे देते हैं। क्या वो मैंडेटरी है देना? तो आंसर है यस, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी अल्टीमेटली उससे मेंटेन हो रही है। जो भी आप फंड्स पूल करते हैं उससे आप सोसाइटी मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह से हम भारतीय नागरिक हैं, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, आप बीइंग इंडिविजुअल या कंपनी या फर्म या एलएलपी कोई भी जो टैक्स पे कर रहा है वो अल्टीमेटली अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है भारत सरकार को। और भारत सरकार उसको यूटिलाइज कहाँ कर रही है? अल्टीमेटली वो यूटिलाइज आपके रिसोर्सेज के लिए ही कर रही है। ये तो एक जनरल फैक्टर हो गया जो आपका देश की तरफ हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जब आप टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप टैक्स पे करते हैं तो आपको दूसरे बेनिफिट्स नहीं है। आपके जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ हैं वो आपके से टैक्स से जुड़ी हुई हैं। आपकी कितनी रिटर्न जाती हैं, आप बैंक लोन लेना चाहते हैं वो भी आपके उससे जुड़ी हुई है। इनकम टैक्स की रिटर्न से जुड़ी हुई है कि आपने कितनी इनकम दिखाई, आपकी पिछले 3 साल की इनकम क्या थी, टैक्स स्ट्रक्चर क्या था। तो ऐसा नहीं है कि आप जब टैक्स पे करते हैं तो आपको कुछ एडवांटेज नहीं है। अनडाउटेडली एडवांटेज तो है ही है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो इनडायरेक्टली है। आपको उन लोगों को भी समझना चाहिए जो ये बार बार सुनता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कि हमें देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बननी है, तो जरूरी है कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है। और वो कंट्रीब्यूशन होता है आपका टैक्स, जिसके आप भागीदार होते हैं। जब नहीं होते तो सरकार आपसे ऐसे ही नहीं लेती। और इस बात तो न्यू टैक्स रिजीम में एक बड़ी छूट आपको वैसे भी गवर्नमेंट ने दे दी है। लेकिन अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो जैसा बार बार हमारे गेस्ट भी कहते हैं कि किसी भी तरीके से टैक्स चोरी ना करे और बहुत लॉयल होकर अपना टैक्स पे करे, क्योंकि वो अल्टीमेटली आप ही के काम आता है। बहरहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आरके सिन्हा झारखंड से, उनका भी सवाल लेते हैं। आरके सिन्हा जी बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मेरा सवाल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे है, जो कि ऐसे तो ये इसमें भी ट्रेड होता है, तो क्या ये मैं इसके जब 1 साल हो गया तो इसको बेचने पर कैपिटल गेन ले सकता हूँ? ओके सुनील जी, एसबीजी पे इनका सवाल है और मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके के सवाल से रिलेट कर पाएंगे। क्या जवाब होगा इनको? देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, पहली बात तो मान लीजिए। लेकिन इसमें टैक्स को लेके बड़ा यूनिक फीचर है। आपको पता होगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब आप खरीदते हैं तो आपको गोल्ड के बदले गोल्ड मिलता है। अगर 8 साल में आप रिडीम करवाते हैं इसको तो कोई टैक्स नहीं है। आप 8 साल बाद रिडीम करवा दीजिए, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, चाहे सोना 1 लाख से 2 लाख हो जाए। लेकिन अगर आप बीच में बेचेंगे उसको तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो योजना तो बहुत अच्छी है ये, लेकिन हाँ आप जब भी बेचेंगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़े क्योंकि आपने ज्यादा होल्डिंग उसकी रखी है और कम रखी है तो एसटीजी आपका लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमारे साथ एक और कॉलर भूपेंद्र जुड़ चुके हैं इस वक्त गुजरात से। भूपेंद्र जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछ रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म, 1,25,000 तक इस साल में फ्री है ना, 24-25 के लिए फाइनेंशियल ईयर। ओके ओके रुचिका जी, इनका जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए। 1,25,000 की जो छूट है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे वो नहीं है। तो आप वो छूट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अप्लाई नहीं कीजिए, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए ही है।
मुझे लगता है ये क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा भूपेंद्र जी कि वो सिर्फ LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही आपको 1,25,000 की छूट मिलेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फिलहाल ये छूट नहीं है। और जब तक कोई कॉलर और जुड़े हमसे तब तक एक सवाल सुनील जी मेरी तरफ से आपके लिए। चलिए एक और कॉलर हमारे पास आ गए, हरिओम जी दिल्ली से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका हरिओम जी? मैम मैंने बच्चों की एजुकेशन फीस के लिए दिल्ली से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजे थे पैसे। तो बैंक में 5% की बजाय 20% TCS चार्जेस काट लिए हैं, तो क्या मैं वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकता हूँ? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। अब सुनील जी क्या जवाब होगा इनको? बिल्कुल कर सकते हैं जी। जो आपका TCS है वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है और वो आपका एडवांस टैक्स ही माना जाता है, आपके 26 AS में आएगा, आप क्लेम कर लीजिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो 5 की जगह 20 क्यों काटा या 0.5 की जगह 20 क्यों काटा। तो ये देख लीजिए कि आपने पैन नंबर नहीं दिया था जो 20 काटा। अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है और 20% काटा है तो फिर 26 AS में भी नहीं आएगा, उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो आप उसको अपडेट करवाइए जाके, ताकि 26 AS में वो टैक्स रिफ्लेक्ट हो। अदरवाइज क्या होगा, अंडे भी खाए और डंडे भी खाए, यानी आपने टैक्स भी दे दिया और आपको बेनिफिट भी नहीं मिला। ये आप बात का ध्यान रखना आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज का आप ध्यान रखें। विनोद हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनोद बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। ये गर्ग साहब से मुझे एक सवाल पूछना था मैडम। मैंने इनकम के बारे में, इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पूछना है। जो मैंने दिल्ली में एक होम लोन लिया था 10 लाख का, उसके बाद दूसरा एक होम लोन लिया 10 लाख का, फिर तीसरा होम लोन लिया 30 लाख का, और मैं जो है 80,000 के करीब जो है इंस्टॉलमेंट देता हूँ। तो आपने 3 लोन लिए एक साथ? मैंने पूरे 5 लोन ले रखे हैं मैडम, 10 लाख के मतलब टोटल। अब इसके ऊपर मैं हर महीने मतलब एक 2 तारीख को किस्त भरता हूँ, एक 5 तारीख को और एक 10 तारीख को, एक 15 तारीख को। मैंने टोटल 5 लोन ले रखे हैं मैडम। तो गर्ग जी क्या बताएंगे फिर इसमें? आपका सवाल गर्ग जी से ये सलाह लेनी है, जो हम ये इनकम तो है और हम इंस्टॉलमेंट भी भर रहे हैं, तो इसमें टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है? अच्छा 5 लोन गर्ग जी, और ये चाहते हैं कि आप इनका सवाल का जवाब दें कि टैक्स लायबिलिटी इनकी कितनी बनती है। देखिए आप 80,000 रुपये महीने की किस्त भर रहे हैं, इसका मतलब 9,60,000 रुपये की आपकी किस्त है। उसके अलावा आपका घर का खर्चा भी होगा। तो पहले जैसे हमने शुरू में कहा था स्मिता कि इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करना है। आजकल डिपार्टमेंट आपकी हर चीज़ को मैच कर रहा है। तो अगर आप इतना पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं तो आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ेगा कि मैं वो इनकम कहाँ से आई है। तो अगर आप 80,000 की किस्त भर रहे हैं तो 50,000 का खर्चा और भी तो होगा ना आपका। तो 1,30,000 रुपये का आपका इनकम भी बताना है। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो रेंट इनकम बताइए कि मैंने रेंट, और लेकिन ये ना कर दीजिए कि आप वास्तव में रेंट पे नहीं दे रखा है और आप केवल फर्जी रेंटल रिसीट बना के उसकी डाल दें। आजकल सरकार बहुत सख्त है, पैन नंबर मांगती है कि आपके किराएदार कौन है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल, तो ये जो लोन लिए हैं ये तो आप सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन उसके साथ अपनी इनकम को आप नहीं छुपा सकते, उसको पूरी तरीके से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और जहां टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी वो तो आपको भरना पड़ेगा। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से एक और कॉलर। रुपेश बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मुझे ये बताइए, जैसे अभी मैम कह रही थी कि हम लोग जो टैक्स का पैसा जमा करते हैं वो देश के उसमें हमारी कम्युनिटी में उसको सरकार को ग्रो करने में लगाती है, पर जिस देश में हम न ठीक से हॉस्पिटैलिटी और न ठीक से कोई भी चीजें कार्य से पा रहे हैं उसके लिए हम टैक्स क्यों पे करें? मतलब जैसे इंडिविजुअल रूप में मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो खाने पीने पे हर चीज पे GST और वगैरह दे ही रहे हैं, हम क्यों ये एक्स्ट्रा ITR वाला ये जो सरकार लेके आई है कि हर कदम पे टैक्स? वहीं दुबई जैसे देशों में तो बिना कोई कॉर्पोरेट टैक्स न कोई अदर बहुत ज्यादा टैक्सेस है। यहाँ पे टैक्स का कुछ मतलब जैसे एक रुपेश जी, ये सवाल मुझे लगता है रुचिका भगत जी के लिए नहीं है, ये सवाल निर्मला सीतारमण जी के लिए जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि रुचिका जी इसका जवाब दे। रुचिका जी, बड़ा सरकाज़म वाला इनका सवाल था और अक्सर लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, हमारे को कोई इस तरीके की सुविधा नहीं है, ना सड़क है, ना नाले ठीक है, ना कोई भी चीजें ठीक है, फिर भी हम टैक्स भरते हैं। और एक ऐसी जमात होती है जो नहीं भरती है, इक्वली दोनों को फायदा मिलता है और बड़ा हम देखते हैं इसका वो रहता है। फिर भी देश में टैक्स पेयर्स की संख्या अभी भी बहुत कम है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की इसी तरीके की मेंटालिटी हो। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, एक सबसे पहली चीज 140 करोड़ जनता है हमारी। 140 करोड़ जनता का जो खर्चा है
जो उसकी जो मेंटेनेंस है, आप रोड्स की बात कर रही हैं या सीवेज सिस्टम की बात करती हैं या फिर लॉजिस्टिक की, ट्रांसपोर्टेशन की, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, अपने आसपास देखें तो डेवलपमेंट तो हो ही रही है, ऐसा नहीं है। बट मैं इन जनरल बात करती हूँ, ये तो हमारी एक जनरल बात हो गई कि हमारी कंट्री के टुवर्ड्स जो कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंडिविजुअल आपका कंट्रीब्यूशन, जब आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं या ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको अपने लिए भी तो बेनिफिट है। आप लोन लेते हैं, जब अगर आप ITR नहीं भरते हैं, कभी भी आपने ITR नहीं भरी, आप कहते हैं मेरी तो सिर्फ 2 लाख रुपए की इनकम है, आपको कल को जरूरत है बैंक से लोन लेने की, आपको क्या बैंक लोन मिलेगा? आप देखिए, आपका सिविल स्कोर देखते हैं बैंक वाले हमेशा, आपकी ITR देखते हैं लास्ट के 3 साल की, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बेसिस पे लोन मिलता है आपको। तो आपको अपने लिए भी जरूरत है, सिर्फ देश के लिए नहीं, आपको अपने लिए भी जरूरत है। और अगर आप देखें, होता है रुचिका जी, बैठे बिठाए हम ये देखते हैं कि हमारे बगल में मेट्रो की लाइन निकलने लगी है, हमारा जो सड़क था वो चौड़ा होने लगा है, हमारी जो नालियां हैं वो दुरुस्त हो रही हैं, हमारी बाकी जो चीजें हैं आसपास की वो हो रही हैं, तो ये पैसा सरकार कहां से लेकर आएगी? अल्टीमेटली हम ही पैसा देते हैं, जिसकी वजह से सरकार इस तरीके की चीजें करती हैं और इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितनी ज्यादा संख्या में हम टैक्स पेयर्स के रूप में पैसा भरेंगे, उतना ज्यादा हमें फैसिलिटी मिलेगा। और हो सकता है एक दिन ऐसा भी समय आए जब दुबई की तरह इतना ज्यादा पैसा सरकार के पास हो कि वो ये कहे कि चलो ठीक है, टैक्स माफ करते हैं। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बहरहाल अभी हम अपने मेन मुद्दे से नहीं भटकते हैं और हमारे पास एक और कॉलर भूपेंद्र हरियाणा से जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने HUF के बारे में कुछ पूछना था कि HUF के लिए भी कुछ टैक्स रेजिम में कुछ नया चेंज आया है या नहीं, या पुराना वाला स्टेटस ही चलेगा? ओके, गर्ग जी बताएं, क्या जवाब होगा इनको? देखिए, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई चेंज नहीं है। इंडिविजुअल का जो स्लैब होता है वही HUF को होता है, यानी अगर जो 12 लाख का स्लैब इंडिविजुअल के लिए आया है वही HUF के लिए भी आ गया। जो 7 लाख का स्लैब है 25-26 AY के लिए, वो HUF का भी हो गया। तो उसमें भी आप नए रेजिम पुराने रेजिम में जाते हैं तो इंडिविजुअल HUF एट पार रखे जाते हैं दोनों, तो उसमें वही चेंज है जो इंडिविजुअल के लिए है। जी, तो कोई चेंज नहीं है और इस बात को मुझे लगता है जितने भी लोग होंगे उनको भी जान लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू यूनाइटेड फैमिली, इसको लेकर किसी भी तरीके का इस बार तो बदलाव नहीं किया गया है। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से इस वक्त। विकास बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार मैम। मैं ये जैसे सैलरीड पर्सन है और जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सा ITR बनना है? विकास, आप एक बार फिर अपना सवाल दोहरा सकते हैं? आपका कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है। मेरा जैसे मैं सैलरीड पर्सन हूँ, हाँ, और मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सा ITR बनना है? ठीक है, आप रुचिका जी बताएं, कौन सा फॉर्म भरेंगे इस बार? ये आपके अगर कैपिटल गेन्स हैं, आप सैलरी क्लास है और 50 लाख से ऊपर की आपकी सैलरी है, ITR 2 जाएगा आपका। जी, तो मुझे लगता है कि आपको ITR 2 फॉर्म भरने की सलाह जो यहाँ पर दी है, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। और एक और कॉलर हमारे साथ उत्तराखंड से ही जुड़ गए, मनोज। मनोज बताएं, क्या सवाल है आपका? एग्जम्पशन है कि नहीं है? मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त उत्तराखंड से। बताएं, क्या सवाल है आपका मनोज जी? मैम जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर मेरी इनकम अगर केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही है, हाँ, और कोई दूसरी इनकम नहीं है, हाँ, तो क्या एग्जम्पशन कितना है, या मुझे भी 20% ही देना पड़ेगा? अच्छा, ओके, बताइए सुनील जी, STCG पे क्या इनको 20% ही देना पड़ेगा या एग्जम्पशन है कोई? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन था कि STGC पे 87A की रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो नया कानून आया है 25 के बाद, उसमें तो साफ कर दिया सरकार ने कि हम 12 लाख के स्लैब में STGC को बेनिफिट नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल 24-25 की हम बात कर रहे हैं, जो पुराना कानून था उसमें STGC पर भी 87A की रिबेट मिलती है। यानी अगर आपकी साली 7 लाख रुपए तक की इनकम है, केवल 7 लाख रुपए तक की नई रिजीम में, तो 87A की रिबेट आपको मिलेगी। इनकम टैक्स के यूटिलिटी में थोड़ा डिफेक्ट था, इस चक्कर में उन्होंने एग्जम्पशन नहीं दी थी, पर मुंबई हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि आप उसको एग्जम्पशन दे दीजिए। तो अभी पोजीशन ये है कि फाइनेंशियल 24-25 के लिए STGC का 87A का रिबेट आपको मिलेगा। जी, तो और एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, भारत हैं ये पंजाब से। भारत जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ITR 4 में अपना बिजनेस लाता था, तो उसमें ओवरऑल सेल पे 6% टैक्स दिखाता था। ओके।
तो मैंने 3 साल ये टर्म भरी है अपनी, उसके बाद मेरा ये बिजनेस बंद हो गया। तो अब मैं जैसे जॉब वगैरह करता हूँ, तो ITR मैं और कोई ITR भर सकता हूँ 1 या 2 जैसे इनकम? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है आप ITR 1 और 2 ही भरेंगे, लेकिन रुचिका जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। रुचिका जी, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए इनको? बिजनेस तो इनका बंद हो गया है, सैलरी डे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस इनकम अर्न कर रहे होते हैं और हम ITR 3 या 4 भर रहे होते हैं और हमारी सैलरी इनकम होती नहीं है। बट बाय चांस ही अगर हम बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब क्या, अब कौन सा फॉर्म? तो ऑब्वियसली अगर आपने सैलरी इनकम है, कोई और इनकम नहीं है, तो आप ITR 1 या 2 में ही जाएंगे। जी हाँ, तो आपको ITR 1 और 2 ही भरना है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सुनील ओडिशा से। सुनील बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले मेरा हैवी व्हीकल का ये था, बिजनेस था, तो मैंने मेरे अकाउंट पे और कुछ फंड पे करीब 25-27 लाख रुपया है अभी, और अभी मेरा इनकम एनुअल करीब 3.5-4 लाख रुपया है। तो यही पैसा जो अभी 25-27 लाख रुपया है, उस पैसे से मेरा भी इनकम टैक्स कट सकता है क्या? अच्छा, ओके। और फर्दर अगर आगे मैं अगर उस पैसे से अगर और कुछ दूसरा कुछ फंड्स पे अगर डालूं और उसमें ज्यादा पैसा गेन करूं, तो उस पैसे से भी मेरा टैक्स कट सकता है क्या? और आपकी मौजूदा इनकम लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है फिलहाल? अभी जो है, अभी मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, अभी 3 लाख करीब है सालाना। और प्रीवियस इनकम का जितना पैसा है वो सब बैंक में पड़ा है। ओके, तो उससे अगर फायदा आगे अगर ज्यादा फायदा मिला तो उससे कैसे टैक्स कटेगा, क्या थोड़ा बताइए। गर्ग जी, मुझे लगता है आपको इनके सवाल का जवाब देना चाहिए। देखिए, 2-3 बातें हमें मान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। इनकम टैक्स की जो बेसिक प्रिंसिपल है, हर असेसमेंट ईयर अलग असेसमेंट ईयर होता है, एक बात। दूसरी बात, जिस साल में जो आपने पैसा कमाया उसी पर टैक्स देना होता है। जो आपकी पिछली कमाई आपके बैंक में पड़ी है उस पर आप पहले टैक्स दे चुके हो, तो सरकार दोबारा आपसे टैक्स नहीं मांगती है। जैसे आपने बताया कि पहले आपको 25-30 लाख रुपये पुराने इनकम का पड़ा हुआ है, वो आपका एक्यूमुलेटेड फंड है, उस पर आपसे सरकार ने टैक्स ले चुकी पिछले सालों में, अब दोबारा टैक्स नहीं लेगी। जो आपकी करंट ईयर की इनकम है 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और जिस स्लैब में भी आप आते हो तो उसमें आप टैक्स दे दीजिए। हाँ, अगर आप इस इनकम को इन्वेस्ट करके और कोई इनकम कमाते हैं, कोई ब्याज आता है, कोई बैंक से FDR आती है, कोई म्यूचुअल फंड से इनकम आती है, तो जिस साल में वो इनकम आएगी उस पर आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है सुनील जी कि आजकल लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा पैनिक तो हो जाते हैं, खास करके ईडी और सीबीआई के इतने छापे सुन के, लेकिन वो आपके लिए नहीं होते बहरहाल। तो जिस पर आपसे गवर्नमेंट ने ले लिया है टैक्स, उस पर दोबारा टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट। इस बात को समझना होगा हर किसी को, और इतना पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपकी कमाई टैक्सेबल होती है, बस उतना ही टैक्स आपसे गवर्नमेंट मांगती है। वो तो खुद भी आपको टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके देती है, इसीलिए आपने देखा होगा सेक्शन 80C और तमाम तरीके की चीजें जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अविनाश जयपुर से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अविनाश, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी इनकम पेंशन से 1 लाख रुपए करीब है, और जो FDs वगैरह हैं उससे 50,000 रुपए और है, 1.5 लाख रुपए ये इनकम है। इसके अलावा ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म गेन और कैपिटल करीब 3.5 लाख रुपए की इनकम है। क्या मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? ये तो मतलब ऐसा सवाल हो गया, इतनी सारी इनकम करने के बाद भी आप चाह रहे हैं कि आप टैक्स से बच जाएं। बहरहाल फिर भी रुचिका जी से जानते हैं। रुचिका जी, कैसे बचेंगे ये टैक्स देने से? देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि लॉन्ग टर्म 1,25,000 तक माफ है, शॉर्ट टर्म के ऊपर रिबेट है 87A की, और आपका जो स्लैब रेट है वो 2.5-3 से शुरू होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी इनकम है आपकी स्लैब रेट के बाद प्लस आपकी रिबेट के बाद और आपको जो छूट मिल रही है 1,25,000 उसके बाद, तो ही आपकी कैलकुलेट होगा। अगर आपकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आती है, दैट इज 2.5 लाख से ऊपर है या 3 लाख रुपए से ऊपर है, तो ही आप टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी, अदरवाइज आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। जी बिल्कुल, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिबेट को कंसिडर करके, 1,25,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट को कंसिडर करके। उसके बाद ये पता चलेगा आपको कि आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हरिंद्र फरीदाबाद से। हरिंद्र, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरा सवाल है, जैसे हम ITR भरते हैं तो ITR में हम जैसे जो प्रॉपर्टी एंड गेस्ट लोन लेते हैं या गोल्ड लोन लेते हैं, जो उसका हम इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो वो हम इंटरेस्ट को
ITR में डिडक्शन के लिए वो डाल सकते हैं? ओके सुनील जी, क्या जवाब रहेगा इनको? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लोगों को हमेशा ही रहता है कि मैंने ये लोन का जो मैं ब्याज भर रहा हूँ इसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहली बात है, आंसर है नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने मान लीजिए कोई लोन लिया और बिजनेस पर्पज के लिए लिया, आपने गोल्ड लोन लिया और उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाया, उससे आपने इनकम कमाई, तो आपको छूट मिल जाती है। अगर आपने इंडिविजुअल लोन लिया, अपने किसी काम के लिए लोन लिया है, तो फिर आपको छूट नहीं मिलती है। चाहे आपने गोल्ड लोन लिया हो, चाहे शेयर के अगेंस्ट लोन लिया हो, चाहे आपने होम लोन लिया हो। होम लोन की जो छूट आपको मिलती है 2 लाख की, वही मिलती है, उसके अलावा आपको कोई छूट नहीं मिलती है। तो इसी ये आप बिजनेस इनकम है तो छूट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। तो अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स स्लैब में आते हैं और आपकी अगर आपको टैक्सेशन का फायदा मिल रहा है तो फिर आपको छूट मिल जाएगी। अब एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा सुनील जी सबसे पहले, तो उसके बाद रुचिका जी आपके पास भी मैं आऊंगी। और उसको सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस बार जब क्योंकि अब वो सेशन आ गया जब लोग ऑप्ट करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में रहे या ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहे, बहरहाल जिसको जहां पर ज्यादा सुविधा दिखेगी, जहां पर ज्यादा पैसे बचेंगे वो वहीं पर जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम का ट्रेंड जो है वो खत्म हो रहा है, धूमिल हो रहा है? सुनील जी देखिए, जो 12 लाख का स्लैब अगले फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा 25-26 से, उसके बाद तो पुराने रिजीम का कोई भी भविष्य नहीं बचा मेरे हिसाब से। जो 24-25 फाइनेंशियल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ओल्ड रिजीम में ही फ़ायदा होगा। जैसे जो HRA भी क्लेम कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी क्लेम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका एक मकान है बेंगलोर में और आप नौकरी कर रहे हैं आप दिल्ली में और आप वहाँ रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको HRA मिल रहा है, या आपने ATC भी ले रखा है, या आपने ATE एजुकेशन लोन ले रखा है। जिन लोगों ने, उन लोगों को अभी भी ओल्ड रिजीम में रहने का फ़ायदा है, क्योंकि छूट बहुत सारी मिलती है, हमको उनको समझने की ज़रूरत है। यानी अगर 5 लाख की छूट आप जल्दी से, क्योंकि बहुत कम मेरे पास टाइम है, तो रैप अप करने से पहले मैं चाहती हूं मैं रुचिका जी आपसे भी एक सवाल पूछ लूं। क्या नए टैक्स बिल के बाद सब कुछ चीजें आसान हो जाएंगी? क्या अगली बार हम जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो बहुत सरल होगा वो डिस्कशन? देखिए, गवर्नमेंट जब भी बजट पे चेंजेस लेके आ रही है, गवर्नमेंट का मेन फंडा यही है कि वो टैक्स को सिंप्लीफाई करे। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो ITR फॉर्म में आ रहे हैं, आप देखिए ITR 1 में हमारा जो चेंज आया है कि अब आप 1,25,000 तक अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 ही भर दीजिए, ITR 2 नहीं भरिए। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपका 100 रुपए का भी कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 में जाना पड़ता था और वो 40 पदों का पेज आपको फॉर्म भरना पड़ता था। अब आप ITR 1 के ही भर सकते हैं अगर आप 1,25,000 तक आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो जो बेसिक मंशा है सरकार की वो यही है कि आसान होती जाए, लोग खुद इसको भरे, इनकम टैक्स रिटर्न को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई हो। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, और दर्शकों के सभी सवाल का, चाहे उन्होंने जिस तरीके का भी सवाल पूछा हो, उन सभी सवालों का बहुत बखूबी और बहुत अच्छा जवाब देने के लिए, जिससे जिन लोगों ने सवाल नहीं भी पूछा उनके दिमाग में भी एक क्लैरिटी बहुत अच्छी टैक्स को लेकर कम से कम बन गई। बहुत शुक्रिया रुचिका जी आपका भी, और साथ ही सुनील जी आपका भी। और हमारा पैसा हमारा टैक्स, और उस टैक्स को भरने की जिम्मेदारी भी हमारी, उस डेडलाइन को याद रखने की जिम्मेदारी भी हमारी। उस जिम्मेदारी से अगर आप उस डेडलाइन पर टैक्स यानी कि ITR अपना फाइल कर देते हैं तो फिर आपके लिए कोई झंझट की बात नहीं है। बड़े आसानी से आप अपने इस पचड़े से बाहर निकल सकते हैं, और कुछ हमने भी आपकी आज मदद इसमें कर दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।